हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी बोल रहा हूं, केबीसी की आपकी क्विज सीरीज चल रही है, जिसमें ऑलरेडी 5 एपिसोड हो चुके हैं और ये आपका छठा एपिसोड है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एक अट्रैक्टिव वीडियो सीरीज है क्विज की, जिसमें आपको हर क्वेश्चंस के लिए अलग अलग एक प्राइज मनी, सांकेतिक प्राइज मनी है, वो दी जाती है। और इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आप खुद से जब इसको करोगे तो आपको सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ चीज़ें आपको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपको याद रहेगा। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं और फिर से वही एक ईमानदारी भरा आपका प्रयास कि आप ईमानदारी से चीज़ों को कीजिएगा। साथ ही साथ आंसर को कमेंट बॉक्स में देते जाइए और पर्यावरण, परिवार, स्वास्थ्य, इन तीनों का ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला सवाल 500 के सांकेतिक रुपयों के लिए। आपका पहला सवाल ये है फिजिक्स से। और पहले सवाल में ये बोला जा रहा है कि लॉ ऑफ मोशन, ये गलती से लो लिखा गया है। लॉ ऑफ मोशन इज प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट, यानी जो गति के नियम है, आप पढ़ते हो गति के 3 नियम हैं, तो आपको बताना ही है कि लॉ ऑफ मोशन इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा, इसका जो नियम है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। आपके ऑप्शन है इसाक न्यूटन, जिनको आप सिंपल भाषा में न्यूटन भी बोलते हो, गैलीलियो, तीसरा है अलेक्सांड्रो वोल्टा और चौथा है एल्बर्ट आइंस्टीन। इन चारों में वो कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था, 3 नियमों को दिया था। उम्मीद है आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जा रहे होंगे, बिल्कुल ईमानदारी से दीजिएगा। समय को जल्दी से समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। आपके आंसर है दोस्तों, देखिए लॉ ऑफ मोशंस के बारे में कि लॉ ऑफ मोशन जो है ये आपका दिया गया था एक वैज्ञानिक जिनका नाम था सर इजाक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की भी खोज की थी, तो याद रखिएगा। और इनकी पुस्तक का नाम भी आपको पता होगा, आप इनकी पुस्तक का नाम भी कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे। तो इजाक न्यूटन वो थे जिन्होंने गति के 3 नियमों के बारे में बताया था और तीनों नियम अलग अलग हैं। गैलीलियो गैलीली, आप बता सकते हो कि इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं, क्वालिटी ऑफ इनर्शिया बोल सकते हो, जड़त्व का गुण दिया था। अलेक्सांड्रो वोल्टा, जिन्होंने करंट वगैरह की खोज की थी, और साथ ही साथ एल्बर्ट आइंस्टीन, इनको कौन नहीं जानता। तो ये 4 आपके वैज्ञानिक हैं, फिजिक्स के 4 बड़े नाम। तो फिलहाल इस सवाल के सही जवाब है आपके इजाक न्यूटन। आप इनकी पुस्तक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखते चलेंगे। साथ ही साथ अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1000 रुपये सांकेतिक रुपयों के लिए, और ये है आपका पॉलिटी सिविक्स का एक सवाल, राजव्यवस्था का। और सवाल ये है कि हु अपॉइंट द गवर्नर इन इंडिया, यानी राज्यपाल। हर राज्य में देखते हो राज्यपाल होता है, और हर केंद्र शासित प्रदेश में आप देखोगे कि आपको एक उपराज्यपाल देखने को मिलेगा। कुछ केंद्र शासित प्रदेश में आपको उपराज्यपाल ना दिख करके आपको प्रशासक भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सवाल ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट, कौन अपॉइंट करता है राज्यपाल को। आपके ऑप्शन है पार्लियामेंट यानी संसद, दूसरा ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, तीसरा है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और चौथा है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। इन चारों में से वो कौन से व्यक्तित्व हैं जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा। और अब चलते हैं आंसर की तरफ, समय को समाप्त कर रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी से। और सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करते जाइएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाएंगे। आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है प्रेसिडेंट, यानी जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति ही राज्यपाल को यहाँ पर चुनते हैं। कभी कभी आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है। आमतौर पे राज्यपाल 5 वर्षों के लिए डिसाइड होते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे इनका कोई टर्म फिक्स है नहीं। वो हमेशा प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, यानी उनके मर्जी पे है। राष्ट्रपति जब चाहे उनको नियुक्त कर सकता है और जब चाहे उनको हटा सकता है। तो ये जो राज्यपाल हैं वो राज्य में संवैधानिक प्रधान भी होते हैं, यानी राज्य का कोई भी जो काम है वो राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा, उनको हटाने का काम भी प्रेसिडेंट करेगा, और गवर्नर का कोई फिक्स टर्म नहीं होता, वो कभी भी हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति की मर्जी होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है आपका 2000 के सांकेतिक रुपयों के लिए, कि आपका ये इतिहास का एक सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर होस्ट द थर्ड बुद्धिस्ट समिट या काउंसिल, जो आपके बौद्ध सम्मेलन हुए थे प्राचीन काल में। तो बोला जा रहा है कि वो कौन से शासक हैं जिन्होंने तीसरा बौद्ध सम्मेलन, थर्ड बौद्ध समिट जो है उसको यहाँ पर होस्ट किया था, यानी किस राजा के टाइम में तृतीय बौद्ध जो सम्मेलन है वो हुआ था।
तो आपके ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु, मिनांडर। तो इन चारों में बताना है कि जो तृतीय बौद्ध संगति है वो किस शासक के काल में हुई है। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। चलिए समय को समाप्त करते हुए आंसर की तरफ चलते हैं, और आपका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों अशोक। अशोक जो कि मौर्य वंश का एक बहुत ही प्रतापी राजा है, जिसको प्राचीन काल में प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जा रहा है। और प्राचीन काल में अगर आप देखोगे तो जो अखंड भारत, जो आज हम बोलते हैं अखंड भारत की परिकल्पना है, तो ये अखंड भारत अशोक का ही शासनकाल है। इसी के शासनकाल को हम लोग अखंड भारत बोलते हैं, जिसमें अफगानिस्तान के कंधार से लेकर के आपका हिंद महासागर तक का जो क्षेत्र है वो हमारे भारत भूमि का हिस्सा था। तो अशोक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले तो बहुत ही विध्वंसक तरीके से अपने राजकाज को बढ़ाया, फिर कलिंग युद्ध के बाद ये इनका हृदय थोड़ा पसीज गया था और ये बौद्ध धर्म को अपना लिए, और धीरे धीरे वो फिर आपके शस्त्र की जगह प्यार से यानी धर्म की नीति से शासन करना शुरू कर दिया और प्यार से क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाना शुरू किया। बिम्बिसार, आप जानते हो बिम्बिसार कौन सा है? बिम्बिसार आपके जो हर्यक वंश का संस्थापक है, और ये पहला वो शासक है जिसने अपनी स्थायी सेना रखी थी। अजातशत्रु, ये आप देखिएगा बिम्बिसार का पुत्र है, और इसी के समय में पहली बौद्ध संगति आपको देखने को मिलेगी राजगीर में। और मिनांडर, ये आपका ग्रीक राजा है जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये आपके चार शासक हैं। अशोक इसका सही जवाब होगा, जिसके समय में आपकी तृतीय बौद्ध संगति हुई है। अब आपका जवाब ये देना है, आपके लिए एक एक्स्ट्रा सवाल है कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से वो कौन से दो शासक हैं जो भगवान महाबुद्ध यानी बौद्ध धर्म के जो शासक प्रवर्तक हैं बुद्ध, तो उनके समकालीन थे। यानी उनके समकालीन करने का मतलब है कि उनके जीवन के टाइम, यानी जब बुद्ध भगवान जीवित थे तब ये राजा भी थे उनके समय में, यानी इन्होंने उनको जीवित अवस्था में देखा है। तो इन चारों में से वो कौन से शासक हैं जो बुद्ध के समकालीन हैं, ये याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आपका अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 3500 के सांकेतिक रुपयों के लिए, और ये है आपके बायोलॉजी का सवाल। सिंपल है बट इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉप्स? ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वपोषी। अब इससे ज्यादा मैं आपको हिंट नहीं दे सकता, स्वपोषी, ठीक है। तो इन चारों में से वो कौन से ऐसे हैं जो स्वपोषी हैं? आपके ऑप्शन नंबर 1 है फिश यानी मछली, ऑप्शन नंबर बी है आपके ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे, ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्लू व्हेल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आपका जीव है, और ऑप्शन नंबर डी है बर्ड्स यानी चिड़िया, पक्षी। इन चारों में से कौन से वो जीव हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं, स्वपोषी हैं? अगर आपको स्वपोषी पता है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। चलिए समय को समाप्त करते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करते जाइएगा, साथ ही साथ फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों के साथ शेयर करना है और ईमानदारी से जवाब देना है। गलत भी हो जाए तो दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि गलती जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब तक आप गलती नहीं करोगे सीख नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आपके ग्रीन प्लांट्स। जितने भी हरे पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स उन्हीं को बोलते हैं कि वैसे जीव जो अपना पोषण, अपना भोजन खुद से बनाते हो। बाकी जितने भी जीव हैं, फिश को देखो तो ये भी आपकी छोटी छोटी मछलियाँ और पानी में रहने वाले जो आपके छोटे पौधे हैं उनको खाती है। ब्लू व्हेल ये बिल्कुल छोटी छोटी मछलियाँ होती है, उनको खाती है, और एक बार में तो लगभग 1-2 टन खा जाती है। पक्षियाँ भी आप देखो तो छोटे छोटे कीड़ों को खाती है, अनाज के दाने खाती है। तो ये सब किसी न किसी दूसरे को अपना भोजन बनाते हैं, जबकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दैट्स वाई दे कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, यानी वो स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, सेशन को शेयर करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है आपके 5000 के सांकेतिक रुपयों के लिए, और ये देखिए आपका फिर से एक बायोलॉजी का सवाल कि विच विटामिन इज एन रिच अमाउंट इन फिशरीज, यानी मछलियों में, ठीक है, मछलियों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। फिर से सुन लीजिए, मछलियों में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। जल्दी से इसके जवाब आप कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे, और मैं अब जल्दी से समय को समाप्त कर रहा हूं। आपका समय समाप्त हो गया, अब आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, और आपका आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई जो है आपको मेनली आपको एग योक में देखने को मिल जाएगा, यानी अंडे के पीले वाले भाग। साथ ही साथ आपको जो मछलियां हैं
उनमें भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे जो प्रोटीन रिच फूड है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी ओमेगा वाली चीज़ों में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो विटामिन ई जो हमारे बालों के लिए और प्रजनन क्षमता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो याद रखिएगा विटामिन ई आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मछलियों में। विटामिन सी के बारे में आपको पता है खट्टे पदार्थों में देखने को मिलता है। फिर विटामिन के ये आपको शरीर में ही बनता है। तो कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जो बॉडी में खुद से बन जाता है। मे बी आगे मैं आपसे कभी किसी दिन पूछ लूँगा। तो याद रखिएगा विटामिन के। साथ ही साथ इसका काम भी याद रखिएगा, ये खून शरीर से जब खून बाहर निकलता है तो ये उसको जमने में भी हेल्प करता है। और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए जरूरी होता है। तो एक सवाल में देखो, ये सवाल एक है लेकिन इसमें आपने कई सारी जानकारियां ले ली, इसलिए बोलता हूँ कि क्यूज फॉर्मेट में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर संभवतः 6 है। फिर से एक ज्योग्राफी का सवाल है और आपको इस क्वेश्चन में हिंट दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि वो कौन सा है। किसी राज्य के बारे में बात हो रही है और उस राज्य के बारे में कुछ हिंट है। पहला हिंट क्या है, इट इज़ द लैंड ऑफ 5 रिवर, यानी इसको 5 नदियों का राज्य या 5 नदियों की भूमि बोली जाती है, यानी यहाँ से 5 अलग अलग नदियाँ बहती है। दूसरा, दिस इज नोन लैंड फॉर द ऑरिजिन ऑफ सिखिज्म, यानी सिख धर्म का जो उदय है, सिख धर्म का जो आपका उत्कर्ष है वो इसी राज्य में हुआ है। आपका दूसरा हिंट है। पहला हिंट था 5 नदियों का ये भूमि है। दूसरा हिंट है ये सिख धर्म का आपका प्रमुख स्थान है, उदय हुआ है। और तीसरा है इट्स शेयर द इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, यानी इस राज्य की जो सीमा है वो पाकिस्तान देश से भी, जो हमारा कह सकते हो कि पड़ोसी है, दुश्मन वाला पड़ोसी, ठीक है, तो उससे मिलती जुलती है। ठीक है, तो 3 हिंट है, 5 नदियों की भूमि, सिख धर्म का जो आपका ऑरिजिन स्थल यानी उत्कर्ष स्थान, और तीसरा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा। ये तीनों खूबियां इनमें से किस राज्य से है? बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात। जल्दी से आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में देते जाइए। समय को मैं समाप्त कर रहा हूं दोस्तों, और समय समाप्त हो गया। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर है आपका इसका पंजाब। पंजाब नाम से ही पता चलता है, पंजाब यानी 5 नदियों का, 5 नदियों की भूमि है ये। यहाँ पर आप देखोगे तो 5 अलग अलग नदियाँ देखने को मिल जाएंगी जो बहती हैं। और ये इसकी यहाँ पे आप देख लो तो गुरु नानक जो सिख धर्म के पहले गुरु थे, उन्होंने आपकी तलवंडी और करतारपुर ये आपके प्रमुख स्थान रहे। हालांकि कुछ जगह आज के टाइम में, खासतौर पे करतारपुर जो है आज के टाइम में पाकिस्तान चला गया है, बट कोई नहीं, है वो पंजाब का ही हिस्सा जो बंटवारे के टाइम में गया था। तो ये आपका सिख धर्म का उदय वाला स्थान भी, आज भी देखोगे तो यहाँ पर गोल्डन टेम्पल आपको दिख जाएंगे, आनंदपुर साहिब देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान आज भी हैं। साथ ही साथ ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा भी करता है, जिसमें गुरदासपुर, पठानकोट ऐसे आपकी क्षेत्र देखने को, इनफैक्ट अमृतसर जहाँ पर जो फेमस आपका बॉर्डर शाम के समय में आपकी बॉर्डर शो होती है, जिसमें हमारे साइड से अटारी बॉर्डर है और पाकिस्तान के साइड से बाघा बॉर्डर है। तो कभी कभी आपसे ये पूछता है कि बाघा अटारी बॉर्डर जो है किस राज्य में है या किस स्थान पे, तो अमृतसर पंजाब। कभी पंजाब जाने का मौका मिले तो अटारी बॉर्डर जरूर जाइएगा, बहुत ही आपको गर्वान्वित महसूस होगा हिंदुस्तानी होने पे। चलिए बिहार के बारे में कल सवाल हो चुका है, तो अब बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर भी देखिए सीमा साझा करता है, यहाँ भी नदियां हैं बट ये सिख धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। और गुजरात भी सीमा साझा करता है, यहाँ भी 4-5 नदियां हैं बट ये सिख धर्म से ये भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15,000 के सांकेतिक रुपए के लिए आपका सवाल यह है, फिर से आपका एक पॉलिटी का सवाल, राज्य व्यवस्था का सवाल। और इस बार चूंकि चुनाव आने वाले हैं तो चुनाव से जुड़ा हुआ भी कुछ सवाल आपको दिया गया है। विथ इफेक्ट ऑफ विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, यानी संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत में एक निष्पक्ष और स्वतंत्र, ध्यान से इस वर्ड को सुनिएगा, निष्पक्ष और स्वतंत्र, यानी वो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा और वो बिल्कुल निष्पक्ष है अपना काम करने के लिए। तो बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 321 यानी अनुच्छेद 321, आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद 324, आर्टिकल 249 यानी अनुच्छेद 249 और आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148। इन चारों में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष
भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? चलिए जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। समय को समाप्त करते हुए आंसर की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, और इसका सही जवाब होगा दोस्तों अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है उसी में व्यवस्था की गई है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग की व्यवस्था की जाएगी। और चुनाव आयोग का काम भी आप याद रखिएगा, तो पार्टियों को ये चिन्हित करेगा, उनको चुनाव चिन्ह देगा, उनके लिए जो फंड रेज करने का काम करता है, यानी थोड़ा बहुत फंड एलोकेशन करता है। साथ ही साथ किसी तरह का अगर विवाद हो चिन्ह को लेकर के तो उसका फैसला भी चुनाव आयोग करता है। जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी वैधता यानी सही है गलत है वो फैसला भी चुनाव आयोग करता है। और जब चुनाव की तारीखें तय हो जाती है तो चुनाव आयोग बिल्कुल फुल फ्लेज पावर में आ जाता है, यानी वो किसी भी ऑफिसर को कहीं से उठा करके कहीं भी भेज सकता है। उस पर किसी भी ना तो केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है ना राज्य सरकार का। तो बहुत ही तगड़ा वाला काम है इसका। साथ ही साथ जो आप वोटर लिस्ट देखते हो गाँव में, वो तैयार करवाने का काम भी चुनाव आयोग का होता है। तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि जो मतदाता सूची है, जो वोटर लिस्ट है, उसको तैयार करने का काम किसका है, तो वो भी हमारा जो चुनाव आयोग है उसी का काम है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके 25,000 के सांकेतिक रुपए के लिए। और फिर से फिजिक्स का एक सवाल है। कल हमने आपसे पूछा था कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, यानी देखने के लिए कम से कम कितना दूरी पे वस्तु को रखें कि साफ साफ दिखे। आज सुनाई की बात दे रही है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको फेनोमेना ऑफ साउंड। इको समझते हो? इको, जब आप किसी को बोलो हेलो और कुछ देर बाद उधर से भी आप ही की जैसी आवाज सुनाई दे हेलो, यानी आपकी आवाज आपको वापस सुनाई दे, रिटर्न हो, गूंजे, उसको बोलते हैं इको। ठीक है, आप फिर पुरानी फिल्मों में देखोगे तो पहाड़ के किनारे जाकर के लोग इस ढंग से चिल्लाते थे। ठीक है, तो वहां से फिर उनकी आवाज वापस आती थी। खैर, ये बोला जा रहा है कि इको प्राप्त करने के लिए यानी आवाज का परावर्तन के लिए आपको अपनी आवाज वापस सुनने के लिए कम से कम जो वस्तु है वो कितनी दूर होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ इको फेनोमेना ऑफ साउंड, यानी जो जिससे टकरा करके ये आएगी तो कम से कम उस टकराने वाली जो सतह है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। कि इको प्राप्त करने के लिए आपको जो टकराने वाली जो परावर्तक सतह है उसकी दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17, 20, 35, 10। इको समझे ना, जब आपकी आवाज टकरा करके वापस आएगी। ठीक है, चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और आपका सही जवाब होगा दोस्तों इसका 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए ताकि आवाज को टकरा करके आने में टोटल लगभग 34-35 मीटर सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़े। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 17 सेंटीमीटर हो गया है, ये आप कट कर लीजिएगा, ये 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, 17 सेंटीमीटर बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो इसको इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप इसको थोड़ा सुधार करके 17 सेंटीमीटर की जगह 17 मीटर कर लेंगे। ठीक है, कम से कम 17 मीटर होना चाहिए ताकि टकरा के आने में टोटल 35 मीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। और कान पे कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव कान पे कितना होता है, तो 1/11 सेकेंड होता है। उसके बाद जब ये आएगा तो फिर हमको लगेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है। तो याद रखेगा 17 मीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर को मीटर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाते जाइए, आपको इससे फ़ायदा होगा भविष्य में रिवीजन करने में। और समय समय पे आप वापस आकर के इन सारे वीडियोस को भी देखते जाइए। कल मैंने एक एक्सपो सेट का भी वीडियो डाला है, उसको भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल 50,000 के सांकेतिक रुपयों के लिए। और फिर से ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल है, करंट का भी है, पर्यावरण का भी है। और फिर से नॉट वाला सवाल है। एक नॉट वाला सवाल तो मैं रखता ही रखता हूँ। तो सवाल ये है कि फिर से यहाँ पर देखिए, इसको मैंने सुधारा नहीं है, आदत से लाचार हूँ। व्हाट होना चाहिए, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट प्रोजेक्ट चीता। खैर, मोटा मोटा आप ध्यान रखिए कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट चीता के बारे में सही नहीं है। नॉट लगा हुआ है यानी प्रोजेक्ट चीता के बारे में सही नहीं है, ये बताना है। बोल रहा है कि लास्ट सीन इन 1947, भारत में जो चीते थे वो आखिरी बार 1947 में देखे गए थे, यानी उसके बाद भारतीय चीते जो है, एशियाई चीते, वो विलुप्त हो गए। विलुप्त समझते हो ना, उनकी संख्या बिल्कुल जीरो हो गई। तो आखिरी बार बोलता है कि क्या ये आखिरी बार 1947 में दिखे थे, क्या ये सही है? अगर सही है तो इसको नहीं चुनना है, चुनना है आपको गलत वाले को। दूसरा बोला जा रहा है कि इम्पोर्ट फ्रॉम नामीबिया। बोल रहा है कि भाई अगर खत्म हो गए थे या नहीं भी खत्म हुए थे तो क्या हमने हाल फिलहाल में चीतों को नामीबिया से मंगवाया है?
अगर ये सही है तो इसको नहीं चुनेंगे, अगर ये गलत है तब इसको चुनेंगे। फिर बोल रहा है कि रिहैबिलिटेट एट कूनो नेशनल पार्क। क्या हमने उन चीतों को, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो हमने मंगवाए हों कहीं से, क्या हमने उनको कूनो नेशनल पार्क में रखा है? अगर हाँ तो इसको भी नहीं चुनना है, अगर गलत है तो फिर आप चुन सकते हो। और आपके हिसाब से अगर ये तीनों के तीनों सही है तो फिर आप जाओगे नन ऑफ दी एबव के द्वारा, कि भाई ये तीनों सही है तो हमारे हिसाब से गलत कोई नहीं है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक गलत है तो आप उसको चुनोगे कि प्रोजेक्ट चीता के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए समय को समाप्त करते हैं, और बहुत अच्छे से हमने समझा दिया आपको। चलिए, इसका सही जवाब होगा, देखिए बहुत पहले ही मैंने दिखा दिया, नन ऑफ द एबव, यानी तीनों के तीनों सही हैं। इसको आप नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के सवालों से आप अपने सवाल बना सकते हो। ठीक है, तो भारतीय चीते जो हैं, जिनको एशियाई चीते बोलते हैं, आज के टाइम में भारत में विलुप्त हो गए। देखा जाए तो एशियाई चीते आज के टाइम में पूरी दुनिया में बस एक ही देश में दिखते हैं, वो है आपका ईरान। हम लोगों ने ईरान से मांगने की कोशिश की थी कि भाई हमें तुम चीते दे दो, लेकिन बदले में उन्होंने हमसे शेर मांग दिए, और हमारे पास शेर की संख्या भी कम है, तो हम शेर देना नहीं चाह रहे थे। दैट्स वाई हमने एशियाई चीते ना मंगवा करके हमने नामीबिया से अफ्रीकाई चीते मंगवाए। तो आज के टाइम में जो कूनो नेशनल पार्क, ये भी ठीक है कि जो कूनो में आप चीते देख रहे हो वो वास्तव में एशियाई चीते नहीं है, चीता ही है, बट वो अफ्रीकी प्रजाति का चीता है। ठीक है, और भारतीय चीते जो हैं वो आखिरी बार 1947 में देखे थे। जैसे अंग्रेज 1947 में गायब हो गए, आखिरी बार दिखे, वैसे ही चीते भी हमारे यहाँ आखिरी बार 1947 में दिखे थे। तो आपका ये तीनों के तीनों सही है, यानी सही जवाब होगा नन ऑफ दी एबव। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना है, साथ ही साथ शेयर भी करते जाना है। कमेंट सेक्शन में कोई अगर आपके सवाल हैं तो पूछ भी सकते हो। अब एक सोशोलॉजी फिलॉसफी का एक सवाल है दोस्तों। ठीक है, सवाल यह है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। अब बोलोगे सर आप इंसान को जानवर काहे बोल रहे हैं, ये हमारा अपना टोन है बिहारी। खैर, वापस आ जाते हैं अपने शुद्ध हिंदी वाले टोन पे, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये जो कथन है कि मनुष्य जो है समाज के बिना नहीं रह सकता, अगर उसको आप अकेले छोड़ दो तो वो बोलना चालना सब भूल जाएगा, बोलना तो पक्का भूल जाएगा, क्योंकि जब उससे कोई बोलने वाला ही नहीं होगा तो वो संवाद किससे करेगा। लैंग्वेज इज ऑलवेज फॉर एक्सप्रेस योर फीलिंग। जब तक आपको अब कुछ किसी को बताना ही नहीं है तो आप बोलोगे क्या। तो कौन से वो महान दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, जिन्होंने ये बोला था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? यह कथन किस प्रसिद्ध दार्शनिक का है? आपके ऑप्शन है अरिस्टोटल। अंग्रेजी नाम पर मत जाइएगा, ये लोग टेढ़ा करके लिखते हैं। इनका मैं नाम बता दूं, अरिस्टोटल लिख जरूर रहा है, इनका नाम है अरस्तु। तो अरस्तु, सुकरात, प्लूटो और कार्ल मार्क्स, ये चारों फिलोसफर भी हैं, इतिहासकार भी हैं। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन से महान व्यक्तित्व वाले दार्शनिक थे जिन्होंने ये बोला था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। चलिए समय को समाप्त करते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपके सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर अरस्तु, अरिस्टोटल जिनको इंग्लिश में बोला जाता है। अंग्रेज लोग थोड़ा नाम बिगाड़ रखे हैं। तो अरस्तु वो महान दार्शनिक हैं, इतिहासकार हैं, जिन्होंने ये बोला था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना ये नहीं रह सकता। ठीक है, साथ ही साथ अब सुकरात भी एक बहुत ही फेमस है। प्लूटो, इनके बारे में मैंने पहले बात कर रखी है। इन्होंने ही भारत के साथ रोमन का व्यापार बंद किया था, क्योंकि इनको ये लगता था कि रोम जो साम्राज्य था यूरोप का, उसका सारा सोना हमारे पास आ रहा था, हम उनको मसाला दे दे रहे थे और बदले में सोना लेते थे, नोट तो चलता नहीं था। तो इनको लगा कि भाई सारा सोना तो तुम उधर भारत भेज रहे हो, यानी वो सोने की चिड़िया बन रहा है, मसालों का अड्डा बन रहा है। तो इन्होंने रोमन के साथ का व्यापार बंद करवा दिया था। कार्ल मार्क्स, ये आपकी गुलामी दास्ता को रोकने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ है। गुलामी उत्पीड़न, गुलामों की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सुकरात बहुत ही फेमस इतिहासकार है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अगला सवाल है आपका 1 लाख के सांकेतिक रुपयों के लिए, कि व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट आइलैंड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे बड़े द्वीपीय देश का नाम बताइए। द्वीपीय देश, द्वीपीय तो समझते हैं ना, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको बोलते हैं द्वीप, और जो 3 तरफ से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। हमने आपसे कल या परसों वाले वीडियो में हमने पूछा था सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है, आपके जवाब उसमें अरब था। ठीक है, अरब प्रायद्वीप।
तो यहाँ आपको बताना है कि सबसे बड़ा द्वीपीय देश, लार्जेस्ट आइलैंड नेशन कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीपीय देश आपके ऑप्शन है श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया। जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, फास्ट। चलिए जवाब की तरफ बढ़ते हैं और इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका इंडोनेशिया होगा। आपका सही जवाब इंडोनेशिया होगा, ठीक है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। अब आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ भी पानी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, याद रखिएगा। हमने आपसे देश पूछा है, तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर गलत हो जाएगा। कुछ लोग का कहना है कि सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, फिर आप इंडोनेशिया क्यों बताओगे? क्योंकि उसका आकार देखो तो कनाडा के पास है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप जरूर है, लेकिन ग्रीनलैंड देश नहीं है। ग्रीनलैंड खुद दूसरे देश के कब्जे में है, यानी वो जो क्षेत्र है वो दूसरे देश का हिस्सा है, वो डेनमार्क का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपसे देश पूछा गया था, द्वीपीय देश, तो सबसे बड़ा द्वीपीय देश होगा इंडोनेशिया, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये करंट का सवाल है और मजेदार सवाल है। अभी आप देख रहे हो कि भगवान राम को लेकर के बहुत ज्यादा देश में अभी राममय हो रखा है हम लोग, ठीक है। घर घर में राम के दिए जलाने वाले हैं हम लोग। 22 तारीख तो आप लोग को सबको पता ही होगी, राम जन्मभूमि का फिर से प्राण प्रतिष्ठा का। तो चलिए यहाँ उन्हीं से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि उनके गुरु थे महर्षि वाल्मीकि। तो आपको बताना है कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे है। मैंने हिंट किया, मैंने तो सब कुछ बता दिया है इस सवाल का, बट फिर भी अगर आप में से कुछ लोग नहीं गेस कर पाए तो उनकी उनकी प्रॉब्लम है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनमें से कहाँ पे स्थित है या कहाँ बन रहा है या बनाया गया है? आपके ऑप्शन है अयोध्या, ऑप्शन बी है आपके गोरखपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है तिरुपति। चारों के चारों ही आपके फेमस स्थान है। अयोध्या आपके भगवान राम से जुड़ा हुआ है, गोरखपुर जहाँ पे अभी यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी हैं, उनका जो है आपके कर्म स्थल है। लखनऊ नवाबों की नगरी और यूपी की राजधानी है। और तिरुपति भगवान बालाजी का स्थान है, जिनकी प्रतिमा हमने पोस्ट में भी डाली थी। तो बताना है आपको महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों, जो अभी तक दिखा नहीं वही है आपका, और वो है आपका अयोध्या। अयोध्या नगरी जो अभी देखोगे कि भगवान राम की जन्मभूमि भी है, जहाँ पर आपका भगवान राम का महल भी बनाया जा रहा है। और हम लोगों ने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी आज के टाइम में। वैसे मैं पॉलिटिकल बात बोलता नहीं, लेकिन इस बार ज़रूर बोलूँगा कि जो लोग पिछले 70 सालों तक ये चाहते रहे कि वहाँ पर कभी भी भगवान राम की मंदिर ना बने, वो आज बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है आपका राजनीति कर रहे हैं भगवान राम पे। तो ये भी आपको पता होगा कि जब बाबरी मस्जिद गिराने की बात हुई थी, तो यही बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले लोग थे जो अपने सीने पे गोलियां खाए थे बाबरी को गिराने के लिए। क्योंकि उस समय का नियम ये था कि अगर कहीं पे मस्जिद खड़ी है तो आप उसको तोड़ करके कुछ नहीं बना सकते। इसलिए 1993 की उस समय के मुख्यमंत्री को भी मैं नमन करना चाहूँगा, कल्याण सिंह की, कि कल्याण सिंह जो उस समय के यूपी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसको होने दिया कि तोड़ दो, ताकि यहाँ पर भगवान राम का महल, भव्य महल मंदिर बन सके। अब इसीलिए कहा जाता है कि अयोध्या तो हो गया, अब काशी और मथुरा की बारी है। क्योंकि ये दो और जगह हैं जहाँ पर इन आक्रमणकारियों ने, इन लोगों ने आपका कब्जा कर रखा था, मंदिरों को तोड़ करके बनाया है। ज्ञान वापी पे फैसला जल्दी होगा। एक शाही इमाम मस्जिद है आपका मथुरा का, जहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उससे जस्ट सटा हुआ। तो उसके लिए भी तैयारियां स्टार्ट है। और इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सांस्कृतिक अधिकार है। चलिए फिलहाल वापस अपने सवाल पे कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनकर तैयार है, और ये रिकॉर्ड समय में बना है दोस्तों। 20 महीने में पूरा का पूरा एयरपोर्ट तैयार हो गया है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्वच्छता से जुड़ा हुआ एक सवाल है करंट का, 5 लाख के सांकेतिक रुपयों के लिए। विच सिटी इज अवॉर्डेड 7 स्टार रेटिंग? 7 स्टार रेटिंग आज के टाइम का सबसे हाईएस्ट रेटिंग है स्वच्छता में। तो बोला जा रहा है कि इनमें से किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, और उसकी स्वच्छता के लिए उसको 7 स्टार की रेटिंग दी गई है, सबसे अच्छी, सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया गया है। और ये आपको बताना है।
तो जल्दी से आप अपने जवाब देते जाइएगा यहाँ पर कि कौन सा आपका स्वच्छता में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाली सिटी है जिसको 7 स्टार रेटिंग दी गई है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर सूरत, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है बैंगलोर और चौथा ऑप्शन है आपका जबलपुर। इन चारों में वो कौन सा शहर है जिसको भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया और उसके लिए उसको 7 स्टार रेटिंग दी गई है? जल्दी से। और पिछले लगभग 5-6 सालों से लगातार ये शहर जो है वो स्वच्छता में टॉप कर रहा है। याद रखिएगा, बहुत ही स्वच्छ शहर है दोस्तों, पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर। इसका सही जवाब होगा आपका इंदौर। इंदौर जो कि महारानी अहिल्याबाई होलकर की कर्म भूमि है। अहिल्याबाई होलकर आप सभी जानते होंगे, होलकर फैमिली से बिलोंग करती है और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। इनफैक्ट आपको पता होगा कि गया में आपको एक विष्णुपद मंदिर देखने को मिल जाएगा, ये भी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवा रखा है। अभी इंदौर जाओगे तो वहाँ पर एक होलकर स्टेडियम भी देखने को मिल जाएगा। तो इंदौर जो शहर है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और इसके लिए इसको 7 स्टार की रेटिंग दी गई है। सेकंड नंबर पे आपके सूरत जैसे शहर आते हैं जिसके लिए आपको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। बाकी बैंगलोर ये स्वच्छता में कुछ खास महत्व रखता नहीं है और जबलपुर ये एमपी का समझ लो कि बहुत ही फेमस शहर है जहाँ पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। अगर आप 1 जनवरी को यहाँ कभी जाना चाहो तो कभी पहुँच नहीं पाओगे क्योंकि 30-35 किलोमीटर दूर से ही आपको यहाँ पर जो वाटरफॉल है यहाँ का, धुआंधार जलप्रपात, तो उससे 30-35 किलोमीटर दूर से ही आपको जाम लगना शुरू हो जाएगा और संभवतः फिर आप पैदल जाओगे तो 2 जनवरी को पहुँचोगे। तो अगर आपको जबलपुर कभी घूमना हो, खास तौर पे धुआंधार वाटरफॉल वाला एरिया, तो 1 दिन पहले जाइएगा। चलिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज हमने दे दिया। फिलहाल आपके सही जवाब है इंदौर। सूरत फेमस है आपका हीरो की कटिंग के लिए, तो याद रखिएगा कि हीरो के व्यापार में सूरत ऑलवेज नंबर 1 है। बैंगलोर को अंतरिक्ष शहर भी बोला जाता है, साथ ही साथ आपको स्पाइस सिटी भी बोलते हैं, मसालों का शहर। और जबलपुर मैंने बोला ही, इसको वाइट सिटी बोला जाता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपका पैं ये आपका 7.5 लाख रुपये, यानी सेकंड लास्ट सवाल है ये आपके आज के क्विज का। फिर से फिजिक्स का एक सवाल है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आपने सुना होगा, फिजिक्स में ये पढ़ने को है जड़त्व। जड़त्व एक ऐसा गुण जिसमें कोई वस्तु जो है ना अपनी स्थिति में रहना चाहता है, यानी अगर आप किसी बॉल को छोड़ दो, अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा, हिल रहा है तो हिलते रहना चाहेगा। ऐसे मतलब अब जो हो रहा है वो होते रहना चाहेगा। इसी को बोलते हैं इनर्शिया, यानी जड़त्व का गुण। तो बता रहा है कि जड़त्व का मात्रक बताइए। आपके ऑप्शन है किलो, न्यूटन, जूल और न्यूटन मीटर। इन चारों में से आपका जड़त्व का सही मात्रक क्या है? जल्दी से आप अपने जवाब दीजिएगा। समय को मैं समाप्त कर रहा हूं यहाँ पर और आपके जवाब हैं, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन, अच्छा ये एक्सचेंज हो गया। सही जवाब है आपका वो है किलो। किलोग्राम जो है आपका इनर्शिया का मात्रक है। न्यूटन आपके मेनली ये बल का मात्रक है। जूल आपके कार्य और ऊर्जा का मात्रक है और न्यूटन मीटर आपके टॉर्क का मात्रक होता है। तो ये याद रखिएगा, इनर्शिया का जो मात्रक है वो है आपका किलोग्राम। चलिए अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये फिर से एक ज्योग्राफी का सवाल, भूगोल का सवाल है कि विच ग्रास लैंड इज नोन एज बास्केट ऑफ ब्रेड, यानी दुनिया में घास के बड़े बड़े मैदान है। घास मैदान मतलब कोई जरूरी नहीं कि उसमें घास हो, यानी शीतोष्ण प्रदेश का वो क्षेत्र होगा। वहाँ पर जो है आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मौसम आपको मिक्स मिलेगा, थोड़ा ठंडा भी थोड़ा गर्मी भी। तो बोल रहा है कि विच ग्रास लैंड इज नोन एज बास्केट ऑफ ब्रेड, यानी दुनिया के कौन से घास के मैदान है जिसको आपका रोटी का डलिया या गेहूं का डलिया बोला जाता है, बास्केट ऑफ ब्रेड बोला जाता है। आपके ऑप्शन है प्रेयरी जो कि आपके उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा, पंपास जो आपके दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, सवाना ये भी आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, और डाउन्स ये आपको अफ्रीका वाले आपके साउथ अफ्रीका वाले एरिया में देखने को मिल जाएगा। तो इनमें से चारों में से कौन सा वह घास का मैदान है जो आपका बास्केट ऑफ ब्रेड कहलाता है? आखिरी सवाल, बिल्कुल ध्यान से और जल्दी से उत्तर कीजिएगा। चलिए जवाब की तरफ चलते हैं और सेशन अच्छा लग रहा हो तो मैं फिर से वही बोलूँगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ईमानदारी के साथ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, परिवार को हमेशा सबसे ऊपर रखिए और इस नए साल में अपने अंदर नए नए गुणों को समावेश कीजिए।
इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपका प्रेयरी। प्रेयरी जो कि आपकी उत्तरी अमेरिकी महादेश में देखने को मिल जाएगा। आपका अमेरिका, यूएसए जो कि है, और मेक्सिको वाले क्षेत्र में, यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए इसको बास्केट ऑफ ब्रेड भी बोला जाता है। और सवाना ये आपके दक्षिण अमेरिका का बहुत ही फेमस घास का मैदान है, जो आपके अर्जेंटीना वाले क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका आखिरी आज का सवाल, और इसी के साथ क्विज को करते हैं हम लोग समाप्त। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो फिर से मैं बोलूँगा, लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है। साथ ही साथ परिवार पर्यावरण का ध्यान और देश से जरूर प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।